Hello, good morning, each and everyone. My dear students, all are you most welcome here in this class. Dear students, we have discussed in previous class main characteristics of formal organization. Now we are going to discuss about the importance and limitations of formal organizations. As you know that before discussing the importance of formal organization and limitations of organization, we have to discuss, it's very important to discuss about the principle of formal organization. प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा औपचारिक संगठन के लाभ तथा हानियां। लेकिन औपचारिक संगठन के लाभ और हानियों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें औपचारिक संगठन के सिद्धांतों के बारे में समझना अति आवश्यक होता है। तो जैसा कि औपचारिक संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आशा करता हूं कि आप सभी भली भांति समझेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। संगठन के निर्माण का प्रमुख तत्व मानव है, ह्यूमन है। अगर मानव नहीं है तो संगठन का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, जिसका व्यवहार अनिश्चित है, अनसर्टेन है। अतः मार्गदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सिद्धांत नंबर 2, सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नंबर 3, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नंबर 4, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो अब प्रत्येक सिद्धांत को विस्तार से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आदेश की एकता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह किसके नीचे या अधीन कार्य कर रहा है। उसको आदेश केवल एक अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए एवं उसे यह पता होना चाहिए कि उसके या उसने किसको रिपोर्ट देनी है या रिपोर्ट करना है। नंबर 2, सोपानिक श्रृंखला का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति ऊपर से नीचे तक क्रम अथवा श्रृंखला में एक दूसरे से बंधे होने चाहिए, अर्थात सबसे ऊपर सुपीरियर, उसके बाद अधीनस्थ, और इसी प्रकार आदेश भी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, श्रृंखला में चलते हैं, और सुझाव और ग्रीवेंसेस नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। नंबर 3, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी के नीचे काम करने वाले अधीनस्थों की संख्या से है। इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकारी के नीचे 5 या 6 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। नंबर 4, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्यारे विद्यार्थियों, कार्य विभाजन औपचारिक संगठन का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को अनेक विभागों में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक कार्य एक पृथक व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसा करने से जहां विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है, वहां दूसरी ओर काम न्यूनतम
लागत पर होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे औपचारिक संगठन के सिद्धांत। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने भली भांति समझा होगा और नोट किया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, आपसी मतभेदों की कम संभावना। अधिकारों तथा उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण कर्मचारियों में आपसी मतभेदों के पैदा होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। नंबर 2, कार्यों का दोहराव ना होना। पूर्णतया नियोजित होने के कारण इसमें किसी कार्य का दोहराव या ओवरलैपिंग नहीं होता है। नंबर 3, संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने शुरू होते हैं। विद्यार्थियों, औपचारिक संगठन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए विशिष्टीकरण के लाभ संस्था को प्राप्त होते हैं। नंबर 4, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रबंध में प्रथम कार्य नियोजन होता है और किसी भी संस्था के उद्देश्य नियोजन में स्थापित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति संगठन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो औपचारिक संगठन संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पक्षपात की कम संभावनाएं। इस संगठन में अव्यक्तिगत संबंध होने के कारण पक्षपात किए जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, ये इम्पर्सनल होता है, ये अव्यक्तिगत होता है। यहाँ व्यक्तिगत भावनाओं को तरजीह नहीं दी जाती, यहाँ पर काम को महत्व दिया जाता है। नंबर 6, कर्मचारियों की कुशलता को मापना आसान। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य व उत्तरदायित्व पूर्व निर्धारित होने के कारण कर्मचारियों की कुशलता को आसानी से मापा जा सकता है। नंबर 7, उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने कार्य को निष्ठा व लगन से नहीं करते हैं, आसानी से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी अपनी कार्य कुशलता तथा असफलता का दोष किसी अन्य कर्मचारी के माथे नहीं पड़ सकते हैं। नंबर 8, सहयोग की भावना का विकास। औपचारिक संगठन में आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। 9, समन्वय तथा अधिकार सौंपने में सुविधा। इस संगठन में सभी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने तथा अधिकार सौंपने में सुविधा रहती है। 10, विकास की योजना बनाना संभव। इस संगठन में प्रबंध के उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की सोपान श्रृंखला स्केलर चेन या पदोन्नति के रास्ते को स्पष्ट दर्शाती है, जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास की योजना बना सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब औपचारिक संगठन की कुछ हानियां। आलोचकों के अनुसार औपचारिक संगठन में लाभों के साथ साथ इसमें कुछ दोष तथा कमियां देखने को मिलती हैं। पहल शक्ति का विकास न होना। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यांत्रिक रूप से मैकेनिकली कार्य किया जाता है तथा मानव तत्व की अवहेलना की जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहल शक्ति इनिशिएटिव का विकास नहीं होता। समन्वय स्थापित करने में कठिनाई। कर्मचारियों की हठधर्मी के कारण कई बार इस संगठन में
समन्वय स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना। इस प्रकार के संगठन में अधिकारी अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने ही हित में प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक संदेश वहन में बाधक। ये संगठन केवल औपचारिक संदेश वहन को मानता है। इस तरह ये अनौपचारिक संदेश वहन को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न करता है। अन्य संगठनों की मान्यताओं तथा भावनाओं की उपेक्षा। इस संगठन में काम करने वाले व्यक्ति सामाजिक संगठनों की मान्यताओं तथा भावनाओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। दृढ़ता रिजिडिटी का विभाजन होना। इस संगठन में दृढ़ता पाई जाती है, अर्थात इन संगठनों में नियमों, नीतियों, कार्य प्रणालियों तथा कार्यक्रमों का कठोरता से पालन किया जाता है। इस कारण इन संगठनों को परिस्थितियों के अनुकूल बदलना कठिन हो जाता है। अव्यक्तिगत संगठन। औपचारिक संगठन अव्यक्तिगत होता है, इम्पर्सनल होता है। इसमें मानवीय भावनाओं की अनदेखी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। होमवर्क के रूप में आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठनिक सिद्धांतों का वर्णन करो। थैंक्स।